दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी को बून और बेन दोनों कहा गया है। मतलब एक तरफ हम न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो दूसरी तरफ इसी टेक्नोलॉजी के मिलिट्री यूज से हम काफ़ी परेशान भी। जहां एक तरफ इंडिया अपना कोल डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी किसी नॉन स्टेट एक्टर या एडवर्सरी स्टेट के हाथ ना लग जाए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे दौर की वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड टेक्नोलॉजीज में से एक है। तो आज हम जानेंगे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सिविल और मिलिट्री एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस है, इंडिया की सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ और इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज को रोकने के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। न्यूक्लियर एनर्जी जनरली न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से क्रिएट की जाती है, जिसका यूज पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स दोनों में किया जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए क्रिटिकल मटेरियल्स या फिसाइल मटेरियल की ज़रूरत होती है। ये क्रिटिकल मटेरियल या तो प्लूटोनियम 239 या फिर यूरेनियम 235 होते हैं। प्लूटोनियम 239 नेचर में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है और नेचुरली मिलने वाले यूरेनियम में 99.3% यूरेनियम 238 और सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 होता है। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी के लिए या तो प्लूटोनियम आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करना पड़ता है या फिर नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम में यूरेनियम 235 की क्वांटिटी को बढ़ाना होता है, जिसे हम इनरिचमेंट कहते हैं। न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स दोनों के लिए लगभग एक जैसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। अंतर सिर्फ ये है कि सिविल न्यूक्लियर एक्सपर्टीज़ को मिलिट्री पर्पसेस में कन्वर्ट करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। इसके अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड को बनाने में इंजीनियरिंग रिलेटेड चैलेंजेस जैसे बॉम्ब का ट्रिगर मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट किया जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। इसलिए अगर किसी भी देश के पास न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले फिसाइल मटेरियल, मैन पावर और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ हों, तो वो उससे न्यूक्लियर वेपन्स भी आसानी से बना सकता है। एंड ऑफ द डे सिविल न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ होगी या नहीं, इसका जवाब एक कंट्री के इंटेंट पर डिपेंड करता है। और एक ऐसी कंट्री जिसके पास सारे न्यूक्लियर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो चाहे तो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस कर सकती है। यही कारण है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसे रोकने के लिए साथ आना पड़ता है। इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर डील्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसका एम है न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी के स्प्रेड को रोकना। NPT के अंदर कई नेशन स्टेट्स ने ये खुद डिसाइड किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते। न्यूक्लियर वेपन्स के डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल और उससे उभरने वाले रीजनल इनसिक्योरिटीज को ध्यान में रख कई देशों ने NPT को साइन किया, पर इंडिया ने NPT को साइन करने से साफ मना किया है। इसके बारे में और जानने से पहले हमें इंडिया के सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझते हैं। इस समय इंडिया के पास सिविल और मिलिट्री दोनों टाइप की न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करने की टेक्नोलॉजी है। इंडिया के सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र का तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट हमारा पहला न्यूक्लियर प्लांट था, जो 1969 से फंक्शनल है। आज इंडिया के ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कर्नाटका में कैगा, गुजरात में काकरापार, तमिलनाडु में कुडानकुलम और कलपक्कम, यूपी में नरोरा, महाराष्ट्र में तारापुर और राजस्थान में रावत भाटा इंक्लूडेड है। कई नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी पाइपलाइन में हैं, जैसे महाराष्ट्र में जैतापुर, मध्य प्रदेश में छुटका और आंध्र प्रदेश में कोवड्डा एक्सेट्रा। खैर इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहते हैं। इसे होमी भाभा ने फॉर्मुलेट किया था। इंडिया के पास यूरेनियम रिजर्व्स की काफी कमी है, बट इंडिया के पास वर्ल्ड के 1/4 थोरियम रिजर्व्स हैं। थोरियम खुद एक फिसाइल मटेरियल नहीं है, इसीलिए उसे यूज करना यूरेनियम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर थोरियम से एनर्जी जनरेट करने में हम कामयाब हो गए तो फिर हम अपने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए लगभग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। होमी भाभा के 3 स्टेज प्लान का फाइनल आउटकम यही है, लेकिन अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं और इसलिए न्यूक्लियर फ्यूल के लिए हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया का डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व काफी कम है और हम यूरेनियम इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं। 2011 में यूरेनियम के काफी लार्ज डिपॉजिट्स आंध्र प्रदेश के तुमालापल्ले बेल्ट और कर्नाटका के भीमा बेसिन में मिले। तुमालापल्ले बेल्ट को वर्ल्ड के टॉप 20 यूरेनियम रिजर्व डिस्कवरीज में से एक माना गया है। इसके बाद भी हमें रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की जरूरत है। फिलहाल कजाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूल सप्लायर है। 2008 में इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से एक वेवर मिला था। एनर्जी एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम है, जिसके थ्रू ऐसा कोई भी मटेरियल, इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी जिसे न्यूक्लियर वेपन्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जा सके, उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जाता है।
इस वेवर के हिसाब से एनएसजी के मेंबर्स को इंडिया के साथ न्यूक्लियर ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। ये वेवर इस बात का गवाह है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल और सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर पावर स्टेट है, जिसके चलते इंडिया अकेला ऐसा देश बना जिसने एनपीटी को साइन किए बिना एनएसजी से वेवर लिया। इसके बाद इंडिया ने कई बायलैटरल डील साइन किए। इसमें फ्रांस फर्स्ट कंट्री था जिसके साथ इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, और फिर इंडिया ने यूएसए, यूके, कनाडा और जापान जैसे देशों के साथ भी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। इसके अलावा रशिया, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना और मंगोलिया जैसे देशों के साथ भी हमने यूरेनियम सप्लाई के एग्रीमेंट साइन किए हैं। इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील को एक लैंडमार्क एग्रीमेंट माना गया है। इसे 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं और इसे 2006 में साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने अपने सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज को सेपरेट किया और सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को IAEA सेफगार्ड्स के अंदर रख दिया। इसके बदले यूएसए ने हमें फुल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एक्सटेंड की। इंडिया यूएसए डील से इंस्पायर होकर और भी देशों ने इंडिया के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किए हैं। इन डील्स ने इंडिया के सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को एक मैसिव पुश देने का काम किया है। हमने देखा कि कई देशों ने खुद ही न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन के खतरे को समझकर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की, बट इंडिया वेहमेंटली रिफ्यूज टू साइन दीज डील्स, जिसका कारण था डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन और डीमिलिटराइजेशन के कंप्लीट फेवर में है, लेकिन ये प्रोसेस यूनिवर्सल होनी चाहिए और इसमें वो स्टेट्स जो न्यूक्लियर वेपन्स को ऑलरेडी पजेस करते हैं उन्हें लीड करना चाहिए। एनपीटी के हिसाब से नॉन प्रोलिफरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के ऊपर है और इसके इम्प्लीमेंटेशन से 5 रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर पावर्स यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना और यूके न्यूक्लियर वेपन्स को मोनोपोलाइज कर रहे हैं। इंडिया आज एक न्यूक्लियर स्टेट की तरह जाना जाता है। हमारे पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं। इसे बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी थी। इंडिया एक बहुत ही ट्रिकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से घिरा हुआ है। उसके नेबर चाइना ने पहली बार 1964 में न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी। फिर 1967 में चाइना ने अपने पहले थर्मोन्यूक्लियर वेपन की भी टेस्टिंग की। ये सब 1962 के सिनो इंडियन वॉर के कुछ सालों बाद ही हुआ। एट द सेम टाइम 1972 में पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2 फुल स्केल वॉर हो चुके थे। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी तभी कंक्लूड हुआ था। बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करते हुए इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 1967 में स्टार्ट किया और पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत किया। नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इंडिया कंटिन्यूड विद इट्स मिलिट्री प्रोजेक्ट और 1998 में ऑपरेशन शक्ति के अंदर इंडिया ने फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग की, जिसके बाद यूएसए और जापान जैसे देशों ने इंडिया पर सैंक्शंस भी इंपोज किए थे। इंडिया ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के साइज को बताते हुए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं की है, बट रफ एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया के पास शायद 150 से 160 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया के पास पर्याप्त प्लूटोनियम हो सकता है जो 1000 न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए काफी है। इसके अलावा इंडिया ऑल्सो पजेस अ न्यूक्लियर ट्रायड टुडे। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब यह है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स को लैंड, सी और एयर तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकता है। इंडिया ने हमेशा न्यूक्लियर मिलिटराइजेशन से होने वाले खतरे को समझा है, इसलिए इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाया है, जिसके हिसाब से इंडिया कभी भी पहले इन न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेगा। एट द सेम टाइम इंडिया का मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस डॉक्ट्राइन हमारे इंटेंशन को काफी क्लियरली एक्सप्लेन करता है। एज पर दिस डॉक्ट्राइन इंडिया सिर्फ उतने ही न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करेगा जितना उसे अपने एडवर्सरीज को डिटर करने के लिए बनाना पड़े। इसलिए ऑफिशियल लेवल पर इंडिया का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ डिटरेंस और रीजनल बैलेंस के पावर को इंश्योर करने के लिए है। फर्दर न्यूक्लियर एनर्जी और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल यूज को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने MTCR, वेस्टर्न अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जैसे एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स को भी ज्वाइन किया है। इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी मेंबर है। आज दुनिया में टोटल एस्टिमेटेड 13,500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, बट इसमें से 90% रशिया और यूएसए से बिलोंग करते हैं। अगर कंट्री वाइज कंपैरिजन करें तो रशिया के पास सबसे ज्यादा वॉरहेड्स हैं, अराउंड 6,375। इसके बाद आता है यूएसए विद 5,800 वॉरहेड्स, चाइना विद 320, फ्रांस विद 290, यूके विद 215, पाकिस्तान विद 160 एंड इंडिया विद ऑलमोस्ट 150 to 160 वॉरहेड्स। इजराइल के पास अराउंड 90 वॉरहेड्स हैं और नॉर्थ कोरिया के पास 30 to 40। इन नंबर से साफ पता चलता है कि डीमिलिटराइजेशन की पहल कहां से शुरू होनी चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 1957 में स्थापना हुई।
जो ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में है। IAEA के 2 फोल्ड्स एम है। पहला, न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को प्रमोट करना और दूसरा, न्यूक्लियर एनर्जी का मिलिट्री पर्पस के लिए यूज को प्रोहिबिट करना। IAEA UN से ऑटोनमस है, बट ये UNGA और UNSC दोनों को रिपोर्ट करता है। IAEA कुछ सेफगार्ड्स के थ्रू ये इंश्योर करता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का वेपन्स में यूज ना हो। हर स्टेट को अपने न्यूक्लियर मटेरियल और एक्टिविटीज के बारे में IAEA को रिपोर्ट भेजनी होती है, जिसे वेरीफाई करने के लिए IAEA के पास कुछ मैकेनिज्म्स हैं, जैसे ऑन साइट इंस्पेक्शंस। अगर कोई नेशन स्टेट IAEA के प्रोटोकॉल्स और सेफगार्ड के खिलाफ गया तो उन पर UN द्वारा या फिर इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स के थ्रू सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। IAEA के प्रोटोकॉल्स को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ईरान है। 2000 के दशक में इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह पता चला कि ईरान शायद यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को नॉन पीसफुल यूजेस में डाइवर्ट कर रहा है। 2003 में IAEA ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की और 2011 में क्रेडिबल एविडेंस के साथ इस सस्पिशन को सच साबित किया। इसके बाद ईरान के साथ ट्रेड पर सैंक्शंस लग गए, जिसकी वजह से इंडिया को भी ईरान के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस स्पेशली ऑयल इंपोर्ट्स को घटाना पड़ा। ईरान लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ ऑयल रेवेन्यूज एंड FDI। फाइनली 2015 में ईरान ने P5+1 के साथ, जिसमें जर्मनी भी है, JCPOA साइन किया। इसमें ईरान ने अग्री किया कि वो अपने सारे मीडियम इनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल्स को एलिमिनेट और लो इनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पाइल को 98% कम करेगा। ईरान की कंप्लायंस की मॉनिटरिंग IAEA करने वाला था, जिसके लिए IAEA को ईरान से सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज का रेगुलर एक्सेस प्रोवाइड किया गया। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने USA का JCPOA से विड्रॉल अनाउंस कर दिया। IAEA ने यह कंफर्म किया कि ईरान ने अपने सभी कमिटमेंट्स को निभाया था, लेकिन USA ने फिर से ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। ये IAEA के लिमिटेशन को दिखाता है कि इसके पास कोई रियल अथॉरिटी नहीं है और न्यूक्लियर नेगोशिएशंस में पावर पॉलिटिक्स को वो कई बार रोक नहीं पाया है। जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम स्टार्ट किया तो USA की बैकिंग की वजह से IAEA कुछ भी नहीं कर पाया था। एंड में ये कहना सही होगा कि वर्ल्ड का न्यूक्लियर पावर रेजिम आज भी पावर पॉलिटिक्स और USA की हेजिमनी पे डिपेंडेंट है। स्टेटस क्यू को मेंटेन करने के लिए और न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी को मोनोपलाइज करने के लिए चल रही पावर पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करना जरूरी है। इसके लिए इंडिया ने NPT और CTBT जैसे बायस्ड एग्रीमेंट्स को रिवाइज करने की डिमांड की है। साथ में IAEA जैसी एजेंसीज का इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग इंश्योर करना भी एसेंशियल है। इसके अलावा आजकल न्यूक्लियर एनर्जी के फ्यूचर पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। 2011 फुकुशिमा नेचुरल डिजास्टर के बाद इंडिया में भी न्यूक्लियर पावर के खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट देखे गए। जैसे महाराष्ट्र में जैतापुर और तमिलनाडु में कुडानकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ मास प्रोटेस्ट हुए। न्यूक्लियर एनर्जी में सेफ्टी के अलावा और भी काफी कंसर्न्स हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड एक्विजिशन, हाई इंस्टॉलमेंट कॉस्ट, इंपोर्ट डिपेंडेंस और पोटेंशियल फॉर मिलिट्री यूज। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में होने वाले ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स के बाद न्यूक्लियर एनर्जी पर डिपेंडेंस कम होता हुआ नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का टोटल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी आज लगभग 6.8 गीगावाट है, जबकि सोलर कैपेसिटी रैपिडली बढ़ते हुए 36 गीगावाट तक हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा सेफ और इजी टू क्रिएट भी है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर एनर्जी। इसलिए ये सवाल पूछना जरूरी है कि आने वाले समय में क्या न्यूक्लियर एनर्जी एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है भी या नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।